हेलो बच्चों, मैं सिंह करुण आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हमने कल पिछले वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें हमने आप सभी लोगों को बता दिया था कि हमें टोटल 5 इकाई पढ़ने हैं। 5 इकाई के अंतर्गत टोटल 16 अध्याय पढ़ने हैं। इस सब के अंतर्गत जो 16 अध्याय के अंतर्गत किस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड में पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने बता दिया है। टोटल 70 नंबर के लिखित होंगे और 30 नंबर की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। इस सब की हमने जानकारी पिछले वीडियो में दे दी है। आज हम अपने बायोलॉजी के प्रथम इकाई से का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जीवों में जन्म, दूसरा होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा अध्याय आपको पढ़ना है मानव जनन, और चौथा अध्याय आपको पढ़ना है जनन संबंधी रोग यानी जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे जनन। हमारी इकाई प्रथम इकाई जनन है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमारा पहला अध्याय है जीवों में जनन। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये अध्याय हमें पढ़ना है। तो इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहते हैं छोटी सी बात, जिसे हम क्या कहते हैं, हम जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि ध्यान से सुनिए आप लोग। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए आप लोग। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। तो कोई बच्चा जन्म लिया, धीरे धीरे वो परिपक्व हुआ। जब परिपक्व होते हैं तो उनमें जनन ऑर्गन यानी जनन अंग भी विकसित होते हैं, जिसके द्वारा वह जनन क्रिया करके अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं बेटा? कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक। अब जनन द्वारा सभी जीव का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक, जो जनन द्वारा सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसकी संतानों में स्थानांतरित होता है। बात समझ आ रही है? तो जनन द्वारा हम कह सकते हैं कि जनन द्वारा सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित होता है। क्योंकि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे कि सभी जीवों में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक। जो गुणसूत्र होता है यह किससे बना होता है? डीएनए से मिलकर बना होता है। और डीएनए क्या है? हमारे शरीर का एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ, ठीक, ये जेनेटिक मटेरियल है जो भिन्न भिन्न के अणुओं से मिलकर बना होता है, या जो भिन्न भिन्न के अणुओं से मिलकर बना होता है। और इसी की डीएनए में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। और जीन ही एक ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक। यानी कि अगर हम में कौन से लक्षण विकसित होगा, कौन सा लक्षण विकसित नहीं होगा, ये निर्भर किस पर होता है? जीन पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? जीन पर। और जीन कहाँ होता है? डीएनए पर होता है। कहाँ होता है जीन? डीएनए पर होता है। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे जो लक्षण होते हैं,
जो हमारे लक्षण होती है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जनकों से हमारे संतानों में जाते रहते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है जीन के द्वारा। ठीक, ये तो हम हो गया जनन के बारे में। तो अगला टॉपिक की हम बात करते हैं, जनन का उद्देश्य क्या है, क्यों जनन लोग करते हैं। देखिए, जनन का उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य है जाति वृद्धि का, क्योंकि जनन के द्वारा ही नए जीवों में उत्पन्न नए जीव जो अपनी जाति को बनाए रखते हैं उनमें वृद्धि होती है, जातियों में उनके क्या होती है, वृद्धि होती है, और पृथ्वी पर उनकी संख्या निरंतरता बनी रहती है। ठीक, और जिसकी वजह से उनमें हर वर्ग के जीव पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी जीव का उम्र 25 वर्ष है, ठीक, औसत, या कोई जीव है, जैसे हम मान लीजिए आम की बात करते हैं, आम की उम्र 25 वर्ष है, तो अगर मान लीजिए जब इसकी उम्र खत्म हो जाए तो ये नष्ट हो जाएगा ना, ये मृत हो जाएगा। जब ये मृत हो जाए तो ये अपने नष्ट होने से पहले क्या करता है कि अपने ही समान अनेक जीव संतानों को उत्पन्न करता है, जिसके इसकी अगली पीढ़ी तैयार होती रहती है, यानी कि पृथ्वी पर इसका अस्तित्व बना रहता है। ठीक, तो ये हो गया जनन, किसकी बात हुई है, जनन की बात हुई। अब हम जानते हैं, पढ़ते हैं जनन विधियां, जनन की विधियां, जनन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, जनन की विधियां, जनन की कुल 2 विधियां होती हैं। कितनी विधि होती है जनन की, 2 विधियां होती है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, दूसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जनन की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी विधि है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है, इस जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, और यह जनक विकसित होकर विभाजित होकर एक नई संतति का संतत उत्पन्न करती है। ठीक, यह जनक क्या करता है, संतत उत्पन्न करता है। तो यह जो अलैंगिक जनन क्रिया होती है, एक जनन द्वारा होती है, यह जो जब संतत का होता है तो ये अपने जैसे क्लोन तैयार करते हैं। ठीक, इस अलैंगिक जनन द्वारा जो संतत होती है वह जनक का क्लोन होता है। किसका क्लोन होता है, जनक का क्लोन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ और लक्षण, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ एवं उसके लक्षण एकदम हूबहू, एकदम वही लक्षण उनके संतानों में आते हैं। तो इसलिए इनके जो संतान होते हैं यह अपने जनक के एकदम हूबहू होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एकदम हूबहू होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू, या हम कह सकते हैं फोटोकॉपी, प्रतिलिपि होते हैं। ठीक, तो दूसरी चीज इनमें जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। मुख्य रूप से अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक,
समसूत्री विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक जीव है, ठीक, इनमें विभाजन होकर दो नए संतानों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो नए संतान होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें एक डीएनए है, तो इस डीएनए का प्रतिरूप बनेगा, रेप्लिकेशन होगा, इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि एकदम हूबहू डीएनए दोनों में जाएंगे, ठीक। और हमने आपको पहले बता दिया था जो डीएनए में क्या उपस्थित होता है, जीन होता है डीएनए पर, और जीन क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। मतलब ये जो संतान होंगी यह अपने जनक की एकदम हूबहू होगी। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया अलैंगिक जनन, ठीक। समसूत्री विभाजन के बारे में हम आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं सब कुछ। उसमें हमने कोशिका चक्र बताया है। कोशिका चक्र के अंतर्गत दो अवस्थाएं होती हैं, एक अंतरावस्था या वृद्धि अवस्था कहलाती है, दूसरी विभाजन अवस्था कहलाती है। तो हमने बताया था जो अंतरावस्था होता है, जो वृद्धि अवस्था के 3 अवस्थाएं होती हैं, हमने बताया था। एक होता है जीवन अवस्था, दूसरा यश अवस्था, तीसरा G2 अवस्था हमने बताया था। जीवन अवस्था में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका में केंद्रक होता है, ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, ठीक। अब सबसे पहले जो जीवन अवस्था में होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, इनमें उपापचय क्रिया बढ़ जाती है। जीवन अवस्था में हमने बताया था कि इसमें उपापचय क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इनमें जो पदार्थ होते हैं वो 2 गुने हो जाते हैं। दूसरी अवस्था हमने बताया था सिंथेसिस अवस्था। सिंथेसिस अवस्था में बताया था कि जो केंद्रक होता है, इनमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पे डीएनए एक केंद्रक जगह 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, ठीक। डीएनए और G2 अवस्था में हमने बताया था कि यहाँ पर जो विभाजन के लिए जो पदार्थ चाहिए उसका निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है G2 अवस्था में। तो इस तरह जब ये तीनों अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती है अंतरावस्था में, तो ये जो होती है कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तब इसके बाद ये कोशिकाएं विभाजन अवस्था में चली जाती है। कहाँ पर जाती है, विभाजन अवस्था में। तो अगर समसूत्री विभाजन होगा तो ये जो कोशिकाएं होंगी, इनके जो 2 विभाजन हो जाएगा, केंद्रक दोनों में चले जाएंगे सेम। तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन में हमने बताया कि इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह एकदम अपने जनक के हूबहू जाते हैं, सेम टू सेम। मतलब पहली कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण जो होता है वह एकदम सेम होता है, क्लोन होता है या हूबहू होता है। इसलिए इस प्रकार की संतान में किसी भी प्रकार की वेरिएशन नहीं होती, किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ठीक। अब हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है एकल जीव जनन। एकल जीव जनन यानी सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। एकल जीव जनन यानी सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, यानी हम अलैंगिक जनन को ही एकल जीव जनन कहते हैं। इसके पहले हमने बता दिया था आप लोगों को कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, तो वही है। तो अलैंगिक जनन को ही हम क्या कहते हैं, एकल जीव जनन कहते हैं। तो यानी इस जनन के में केवल एक ही जनक भाग लेता है, चाहे नर हो चाहे मादा। तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा द्विविभाजन। द्विविभाजन। द्विविभाजन को अंग्रेजी में कहते हैं हम बाइनरी फिजन, ठीक। क्या कहते हैं हम, बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक। अब देखिए द्विविभाजन में क्या होता है कि किसी जीव का या इस विभाजन में जीवों का शरीर विभाजन द्वारा 2 समान गुण भागों में बढ़ जाता है।
द्विविभाजन मतलब किसी जीव का शरीर समान गुणों में दो भागों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? द्विविभाजन कहलाता है। ठीक, इसके उदाहरण हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक, प्रोटोजोआ में क्या क्या होते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक, तो इसमें क्या होता है? देखिए, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इनमें द्विविभाजन क्रिया होती है। तो इसमें जैसे मान लीजिए यह कोई जीव है, ठीक, तो इनमें सबसे पहले जो इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हमने पिछले बता दिया था। अब इनमें अब ये विभाजन के तैयार है। अगली पीढ़ी में क्या होता है? इसमें इसका जो कोशिका कला होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कला। ठीक, ये है हमारा केंद्र है। ठीक, अब कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर सिकुड़ना प्रारंभ करता है। विभाजन क्रिया में कोशिका कला अंदर की ओर सिकुड़ना प्रारंभ करता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा में विभाजन क्रिया हुआ। यहाँ पर देखिए एकमात्र कोशिका से, ठीक, दो पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ। तो इसमें जो विभाजन क्रिया हुआ है एकदम समान हुआ है। इसमें आनुवंशिक पदार्थों का जो विभाजन हुआ है, के गुणों का विभाजन समान द्वारा हुआ है। इसलिए इसमें जो होता है ये जो क्लोन बनते हैं, और कभी भी अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक, इसी प्रकार यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में होता है। यूग्लिना में वर्टिकल होता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है। तो इस प्रकार की विभाजन क्रिया होती है जिसे हम द्विविभाजन कहते हैं। यानी कोई जीव दो भागों में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसे कहते हैं स्पोरुलेशन। ठीक, अब इस विभाजन में जीवों से बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में जीवों से बीजाणुओं का स्पोर का निर्माण होता है, और ये स्पोर परिपक्व होकर अपने मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए जीव का या एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि इस विभाजन में जीवों से बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये बीजाणु परिपक्व होने पर किसी माध्यम से अलग होकर, यानी अपने मात्र को जीवों से अलग होकर एक नए जीव का या एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। इसमें उदाहरण है मुख्य रूप से शैवाल व कवक। ठीक, कवक में है इसमें पेनिसिलियम, सीलियम। ठीक, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पेनिसिलियम है, तो ये है स्पोर, बीजाणु। ठीक, यह जब परिपक्व होते हैं तो अपने जीव मात्र से मदर से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई?
बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला हमारा टॉपिक है, तीसरा है मुकुलन। यानी इसे हम कहते हैं बर्डिंग। बच्चों आप लोग बस समझने की कोशिश करिए, हम आप लोगों को पीडीएफ बना के इसका मतलब इसका नोट्स बना के पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आप लोग इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो हम अगला टॉपिक है मुकुलन। मुकुलन में क्या, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जीवों के शरीर से एक मुकुल निकलता है, यानी एक कलिकाएं बाहर निकलती हैं और ये कलिकाएं विकसित होकर अपने जो मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन करते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर से एक मुकुल निकलकर परिपक्व होकर अपने मातृ कोशिका यानी अपने अलग होकर, जनक से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो इसमें उदाहरण है आपका मुख्य रूप से ईस्ट हाइड्रा। ठीक, ईस्ट और हाइड्रा। तो हम हाइड्रा की बात करते हैं, तो यहां मान लीजिए हाइड्रा है जैसे, ठीक, यहां से एक बर्ड निकलेगा इस तरह। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, मुकुल। यहां हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं बर्ड। ठीक, यह विकसित होगा धीरे धीरे। अगले ठीक, यहाँ पे निकला ये बर्ड, फिर अगले अलग हो जाएगा परिपक्व होकर यह बर्ड। ठीक, और एक नया हाइड्रा का निर्माण कर देगा ये। तो इस तरह से इसमें जो विभाजन क्रिया हुई वो किसके द्वारा हुई, मुकुलन द्वारा हुई। यानी जनन क्रिया किसके द्वारा हुई, मुकुलन के द्वारा हुई। ठीक, तो हमने बताया कि इस विभाजन में जीवों के शरीर से एक मुकुल यानी एक मुकुल बाहर निकलता, बर्ड निकलकर परिपक्व होकर अपने जनक से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे हम इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। बच्चों समझ में आए बात। अब अगला टॉपिक है, इसमें चौथा जो पॉइंट है, खंडी भवन। खंडी भवन इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ठीक, यानी कि खंडी भवन है फ्रेगमेंटेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि एक परिपक्व जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि इसमें जो इस खंडी भवन में एक परिपक्व जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर एक नया जीव बनाता है। अच्छा, जो उसमें जो खंड विभाजित होंगे उसमें मुख्यतः एक रीजनरेशन क्रिया होगी, यानी कि उसमें पुनर्उद्भवन की क्रिया होकर वे जीव विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो उदाहरण है आपका स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक, अब स्पायरोगायरा में क्या होता है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये बड़ा होता है लेकिन हम छोटा समझा रहे हैं। ठीक, यह परिपक्व जब हो जाएगा तो किसी कारणवश पानी के गति के कारण या हवा के कारण यह अपने इसमें विभाजन हो जाएगा, या दो से अधिक खंडों में यह विभाजित होकर
इस तरह की संरचना बना लेते हैं। इस तरह की संरचना बनाते हैं। विभाजित हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए कई टुकड़े बने इसके, एक टुकड़े, दो टुकड़े, तीन टुकड़े। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि इसमें एक जीव परिपक्व होने पर किसी कारणवश पानी के बहाव के कारण या वायु के कारण क्या होता है? कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और यह विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम खंडी भवन कहते हैं। इसमें उदाहरण क्या क्या है बच्चों? स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स। ठीक, पांचवा पॉइंट है पुनरुद्भवन। इसे कहते हैं पुनरुद्भवन की अंग्रेजी क्या होती है? रीजनरेशन। ठीक, रीजनरेशन। इसमें जो होता है कि मान लो कोई जीव है और उसका जीव किसी कारणवश कई खंडों में विभाजित हो जाता है, चाहे वो जितना चाहे खंडों में विभाजित होकर प्रत्येक खंड क्या करते हैं कि रीजनरेट होकर पुनरुद्भवन क्रिया करके वह एक नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन उसमें एक ये है कि सभी खंडों में केंद्रक का भाग, कुछ न कुछ भाग होना चाहिए। जिस भाग में केंद्रक नहीं पाया जाता वे खंड पुनः नष्ट हो जाते हैं और जिस भाग में केंद्रक के भाग पाए जाते हैं वह भाग रीजनरेट होकर पुनरुद्भवन क्रिया करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे हमने आप लोग देखे हैं छिपकली जो होता है, छिपकली की पूंछ में यह प्रक्रिया होती है। छिपकली की पूंछ में यह प्रक्रिया होती है। अगर किसी कारणवश छिपकली का पूंछ टूटकर अलग हो जाता है तो उसमें देखेंगे आप कि वहाँ से पूंछ नया निकल जाता है। तो ये क्रिया क्या कहती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पुनरुद्भवन क्रिया द्वारा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें अगर उनको हम जितने टुकड़ों में डिवाइड करें, जितने विभाजित होंगे किसी घटनावश, वह सब विभाजित होकर एक नए जीव का परिपक्व होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका उदाहरण है अमीबा, स्पंज, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक, ये जो प्लेनेरिया आपको जो उदाहरण दिखाई दे रहा है यह इसका सबसे मजबूत उदाहरण है, क्योंकि अगर ये प्लेनेरिया किसी कारणवश मान लीजिए प्लेनेरिया है, किसी कारणवश ये खंडों में विभाजित हो गया, कई खंडों में विभाजित होगा, ये जितने खंड बनेंगे, जितने भी इसके खंड बनेंगे, ठीक, ये मान लीजिए प्लेनेरिया के जितने भी खंड बनेंगे ये विकसित होकर एक नए ठीक, तो इस तरह एक नए जीव का प्लेनेरिया का निर्माण करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं, मतलब अगर पुनरुद्भवन क्रिया में क्या होता है, कोई जीव है किसी कारणवश कई खंडों में विभाजित हो जाता है तो प्रत्येक खंड विकसित होकर पुनरुद्भवन क्रिया करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार के हम पढ़े अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन यानी एकल जीव जनन। अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक, उनमें भी कायिक जनन होता है, पौधों में कायिक जनन होता है। कायिक प्रक्रिया दो प्रकार से होती है,
एक होती है प्राकृतिक जनन होता है, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो हम अगले चैप्टर में आपको पौधों में कायिक जनन लेकर आएंगे। और ये जो आपको हमने समझा, इसको अच्छी तरह समझने का आप लोग कोशिश कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में या हम 1-2 दिन में आप लोगों को इसका नोट्स PDF के माध्यम से आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।